नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। YouTube वीडियो जो अपना पीछे वाला जो चल रहा था, हम मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि जो ये फंडामेंटल थ्योरीज हैं ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी विषय की पृष्ठभूमि को, उसके आउटलाइन को समझने के लिए। किसी विषय की रूपरेखा को आप कैसे समझ सकते हो, किसी विषय के मंतव्य को आप कैसे समझ सकते हो। इसके लिए ये जो मूल सिद्धांत हैं इसके जो उन पे हम प्रकाश डाल रहे थे। पहले जो हमने देखा था वह क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत था। तो किस प्रकार से जून ब्रोंज ने उस पर अपने विचार रखे और ये समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी के तल पे जो भी है या पृथ्वी से धरातल में या उससे इतर जो भी है या बाहर जो भी है या सृष्टि में जो कुछ भी है, सभी तथ्य परिवर्तनशील हैं और प्रतिपल उनमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। और चाहे जैविक हो या अजैविक, चर हो या अचर, सभी तथ्यों में लगातार जो ये बदलाव आता है ये हमें विषय की प्रकृति को समझाने में मदद करता है। इसके उपरांत हम दूसरा जो सिद्धांत देख रहे हैं वो पार्थिव एकता का सिद्धांत है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पार्थिव एकता अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक अजैविक तथ्य पारस्परिक रूप से एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और इन सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए तत्वों का पारस्परिक इनकी निर्भरता का, पारस्परिक इनकी संबंधता का, एक दूसरे की प्रभाविता, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। हो सकता है किसी का डायरेक्ट संबंध हो, किसी का इनडायरेक्ट संबंध हो, लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक अजैविक तथ्यों के पारस्परिक अंतर संबंध है। सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आपस में प्रभावित होते हैं। यही जो बात है वह मूल रूप से पार्थिव एकता के सिद्धांत की भावना को प्रकट करती है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी तथ्य का हम एकाकी रूप से अध्ययन करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जैसे मान लो कि हम किसी प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले वनों का अध्ययन करते हैं, तो अकेले वनों का अध्ययन करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ के वनों की उपयोगिता, वहाँ के वन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, तो उस प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी वहाँ के वनों से सीधे जुड़ी है, वहाँ की जलवायु सीधे रूप से जुड़ी है, वहाँ के लोगों की आवश्यकता और वनों का उपयोग ये सीधे रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वन सघन हैं, कितने हैं, विरल है, किस प्रकार से, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। किसी प्रदेश में वनों का होना वहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र उसको प्रभावित करता है, वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रभावित करता है और अन्य कई कारकों को प्रभावित करता है, और उन सब चीज़ों से वहाँ की जलवायु और वहाँ के रहन सहन, वहाँ का मानव, वहाँ के अधिवास, वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सब कुछ जो है उससे जुड़ा होता है। हो सकता है वह कहीं ज़्यादा जटिल अंतर संबंध रखता हो या फिर कम संबंध रखता हो, लेकिन संबंध सभी तथ्यों का आपस में होता है। ये इस पार्थिव एकता के सिद्धांत का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये मूल उसका मंतव्य है कि सिद्धांत क्या कहना चाहता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक तथ्यों का पूर्ण रूप से अध्ययन करते समय हमें ये बात अध्ययन ध्यान में रखनी चाहिए कि वातावरण के विभिन्न तथ्य आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। बार बार मैंने बताया था, सभी वातावरण के तथ्य, स्वयं मानव भी, पहले भी कल जिक्र किया हमने कि प्राकृतिक वातावरण से मानव का जो समायोजन है, अकेले मानव का कोई औचित्य नहीं है और अकेले प्राकृतिक पर्यावरण का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। रेडजेल के अनुसार वातावरण के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हों अथवा जड़ का मतलब निर्जीव हों या फिर चेतना वाले हों, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती है, वरन उनका जन्म और विकास बहुत से तथ्यों के जटिल समूह में होता है। अर्थात एक जो वस्तु होती है वह अकेले में अपने आप में संपूर्ण नहीं होकर काफ़ी अधिक तथ्यों से वह प्रभावित होती रहती है और अन्यों को भी स्वयं प्रभावित करती रहती है। संपूर्ण पृथ्वी की इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं।
देखो अब सीधी सी एक चीज़ आप समझने का ये प्रयास करना कि एक जगह का जैसे सरल उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो कि हम यहाँ बनेड़ा में रहते हैं और भीलवाड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया है आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ अगर एयर पोल्यूशन हो जाता है तो वो एयर पोल्यूशन भीलवाड़ा में थोड़ी रहेगा। जिधर की हवा होगी, जिस तरफ हवा चलेगी उधर ही आ जाएगा। जैसे माना कि भीलवाड़ा से अगर हवा का रुख बनेड़ा की ओर है तो वहाँ का पॉल्यूशन यहाँ आ गया, तो ये जुड़ा हुआ है। मतलब पॉल्यूशन वहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री वहाँ है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहा है, यहाँ के कल्चर को प्रभावित कर रहा है, यहाँ की वनस्पति को प्रभावित कर रहा है, यहाँ के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। तो ये देखो आपस में जुड़ाव है इन सभी तथ्यों का। बिल्कुल ये सीधी सी चीज़ें आपने देखी। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बड़ा सरल से सरल उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो आपके आसपास का ये बनेड़ा एरिया है, यहाँ कोई फल सब्जी दुग्ध उत्पादन होता है, तो ये आपके वहाँ भीलवाड़ा शहर की डिमांड पे डिपेंड करता है, जुड़ा हुआ है। अकेले इसका कोई वो नहीं है कि आप अपने मन मर्जी से ही कोई फसलें उगा रहे हो या और कर रहे हो। आपकी खेती में जो बदलाव है, टेक्निक है, ये क्षेत्र की आवश्यकता है, परंपराएं, तकनीकी, भीलवाड़ा की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, परिवहन के साधनों से आपस में। तो ये एक जैविक जो जगत है या मानव की जो पारस्परिक क्रिया है वे भी आपस में जुड़ी हुई है। तो पृथ्वी पर सभी चीज़ें उसी प्रकार से एक भौतिक वातावरण, जैसे एक जंगल है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं के अनुसार वहाँ रहने वाले जंगली जानवर वगैरह होते हैं। कि जैसे मान लो घने जंगल हैं तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर होंगे, काफ़ी अधिक उनका कुनबा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। या फिर कम सघन वन है तो उसी प्रकार की वहाँ स्थिति हो जाएगी। तो जिस प्रकार की तथ्य पाए जाते हैं वे तथ्य पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनका एक जटिल अंतर संबंध विकसित वहाँ हो जाता है उस क्षेत्र विशेष में। समस्त पृथ्वी पे एक से भौतिक नियम क्रियाशील होते हैं। ये इसके कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी पे एक से भौतिक नियम का कि जहाँ समान दशाएं होती हैं वहाँ लगभग जैसे समान जलवायु दशा है तो वहाँ समान प्रकार की स्थितियाँ देखने को, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी वहाँ देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश है, तो भूमध्य सागरीय एक जलवायु प्रदेश है। तो जिन जिन स्थानों पे लोकेशन वैसी मिलती है विश्व के, जहाँ जहाँ वो जो क्षेत्र हैं तो वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। स्थान अलग अलग हैं लेकिन दशाएं कंडीशन एक सी हैं। तो ये जो शब्द है ये है समस्त पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम क्रियाशील होते हैं, यानी वहाँ जलवायु दशाएं जो हैं, कंडीशंस हैं, वो एक सी बनती हैं, इसलिए वहाँ जलवायु दशाएं एक सी बनने के कारण एक समान प्रकार की जलवायु प्रदेश को जन्म देती है। वायुमंडल के चक्कर से संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु के नियम समान ढंग से बनते हैं। ये सी का उदाहरण है एक जो मैंने भी आपको बताया। समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। अभी अभी ताज़ा मैंने जो उदाहरण दिया कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, तो वहाँ जैसे ये फलोद्यान के लिए, गेहूँ के लिए कुछ फलों खट्टे फल जैसे भूमध्य सागरीय वाली क्षेत्र है, तो कुछ यहाँ सामान्यतः शुष्क सा रहता है मौसम, सर्दियों में वर्षा होती है, तो लगभग समान प्रकार की स्थितियाँ यहाँ देखने को मिलती है। पृथ्वी तल पर सभी जगह भौतिक वातावरण का प्रभाव मानव पे होता है। ये मैंने आपको बार बार बताया ही है कि भौतिक वातावरण का प्रभाव और मानव का भौतिक वातावरण दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। सभी जगह मानव अपना अनुकूलन करता है, जैसा वातावरण वैसे ही वो अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। ये क्या है, अनुकूलन क्या है? दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम यही तो पढ़ रहे हैं पार्थिविकता के सिद्धांत में कि सभी तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई अपने आप में अकेला जो है उसका अस्तित्व है, अपने आप में उसका अकेला कोई महत्व नहीं है। सभी तथ्य आपस में अंतर संबंधित हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी का एक दूसरे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक जुड़ा हुआ है और यही मूल रूप से पार्थिव एकता है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों की पारस्परिक प्रभावशीलता, अंतर निर्भरता, अंतर संबंधता, एक दूसरे को प्रभावित करना है, यही पार्थिव एकता के सिद्धांत की मूल भावना है। मानव अनुकूलन की विधियों में या अवस्थाओं में कुछ अंतर हो सकता है, फिर भी किसी प्राकृतिक प्रदेश के सभी भागों में सामान्यतः एक सी जलवायु और वनस्पति और मिट्टियाँ देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और जैसे मान लो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, तो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वहाँ क्लाइमेट दशाएँ ऐसी होती है कि दोपहर बाद में 3-4 बजे बाद रोज ही वर्षा होती है। लेटेराइट किस्म की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, घने वन होते हैं और सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। तो मिट्टी एक समान प्रकार की सी देखने को मिलती है, वनस्पति समान प्रकार की सी देखने को मिलती है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि विश्व में जो उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं वहाँ उसी प्रकार की लगभग वनस्पति देखने को मिलती है। छोटी घास, घुमक्कड़, चरवाहा जीवन, जनसंख्या संकेंद्रण कम,
तो ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से हम जैसे टेगा है या टुंड्रा है, क्लाइमेट रीजन है, तो उनमें भी एक समान प्रकार की दशाएं विश्व स्तर पर देखने को हमें मिलती हैं। प्रत्येक प्रदेश में समस्त जीवधारी आपस में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करके सत्ता प्राप्त करते हैं, यानी जो जहाँ रहने वाले जीव हैं प्राकृतिक वातावरण में अपने उस लोकल एनवायरनमेंट से या वातावरण से अपना समायोजन स्थापित करके वहाँ अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। भूमि की बनावट, जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायु का भार, वर्षा, मिट्टियाँ, वनस्पति और पशु जगत में पारस्परिक क्रियाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और इन सब के पारस्परिक संयोग से प्रत्येक तत्व की सत्ता बनती है तथा परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए वनस्पति की उत्पत्ति भूमि, जलवायु और मिट्टियों पर निर्भर है। मिट्टियों के निर्माण में भूमि और जलवायु के प्रभाव के साथ साथ वनस्पति का भी प्रभाव होता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण आया है कि किसी प्रदेश की जैसी मिट्टी होती है वैसी वहाँ वनस्पतियाँ होती हैं और वनस्पति स्वयं भी वहाँ की मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देती है। इसलिए मिट्टियों का वर्गीकरण प्राय वनस्पति के आधार पर किया जाता है। जैसे वन की मिट्टियाँ, घास के मैदान क्षेत्र की मिट्टियाँ, मरुस्थलीय मिट्टियाँ, जलवायु के द्वारा ही भूमि की आकृतियों का निर्माण होता है। धरातल की जो भू आकार है उसमें भी जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कोई आर्द्र जलवायु होती है तो उसमें अलग प्रकार के भू आकार है, शुष्क जलवायु में अलग प्रकार के भू आकार देखने को मिलते हैं। परंतु जलवायु पर स्वयं की भूमि की बनावट का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही ऊंचे पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। जलवायु का प्रभाव वनस्पति पे होता है, परंतु वनस्पति का प्रभाव भी जलवायु पे होता है। कि जैसे मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की वनस्पति होगी तो क्लाइमेट के निर्माण में वह अपना योगदान देगी और वह वनस्पति जलवायु जैसी है किसी प्रदेश की, उस जलवायु के अनुसार ही वह वनस्पति होगी। यानी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि अधिक वनों के कारण तापक्रम नीचा रहेगा तो ये वनस्पति जलवायु को प्रभावित कर रही है, वहाँ के तापमान को कम करती है, तब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी वातावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे से संबंध और संगठित रहते हैं। यही पार्थिव एकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में जीवधारी, वृक्ष, जंतु और मानव सभी आपस में मिलकर ही उस वातावरण के अनुकूलन करते हैं। ये क्रिया सहजीवन कहलाती है। रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी जो है में इस सिद्धांत पर विशेष रूप से बल दिया है। अर्थात पार्थिव एकता के सिद्धांत के सबसे बड़े जो समर्थक हैं वो रेडजेल हैं। मानव भूगोल की दृष्टि से पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। रेडजेल कहते हैं ये प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृष्टि से वहाँ के वातावरण से संबंधित होते हैं। उन्होंने अपनी जो मानव भूगोल की परिभाषा दी थी वो भी यही कहती है कि मानव भूगोल की दृष्टि से सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण भौतिक दशाओं का एक योग है। हम्बोल्ट के अनुसार देखो क्या है, हम्बोल्ट ने क्या कहा है। हम्बोल्ट ने बताया कि किसी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का बड़ा महत्व होता है। बर्गहॉस ने भी अपनी पुस्तक में जलवायु और वनस्पति के संबंध को समझाया है। उनकी पुस्तक है फिजिकल एटलस। अन्य भूगोलविदों की खोजों से भी ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्रदेश के वातावरण की दशाओं का जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि पर प्रभाव उस प्रदेश की वनस्पति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर ठीक ठीक हो जाता है। किसी प्रकार की वनस्पति का भौतिक अध्ययन करते समय वहाँ अलग अलग वृक्षों का विचार नहीं होता है, वरन ये देखा जाता है कि उस प्रदेश में समस्त वनस्पति का मिलना जुला सामूहिक भूदृश्य क्या है। जिससे कि हम कहते हैं टेंगा प्रदेश है या स्टेप प्रदेश है या प्रेरी प्रदेश है या सवाना है या पार्कलैंड है या सेल्वा। तो ये हम एक कॉमन नाम देते हैं। हालांकि उसमें आंतरिक रूप से थोड़ी विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक कॉमन रूप से उसको नाम देते हैं, जो किसी भी प्रदेश की समस्त वनस्पति की मिली जुले दृश्य का द्योतक है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह वनस्पति का एक ही प्रकार दृश्य होता है, वरन वह वृक्षों और पौधों की क्रियाओं तथा उनकी प्राकृतिक आवश्यकताओं का स्वभाव भी एक सा होता है। पौधों में परस्पर इतनी स्पर्धा बढ़ जाती है कि केवल वे ही पौधे जीवित रह पाते हैं जिनका पारिस्थितिक अनुकूलन सर्वोत्तम होता है। अर्थात जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं वही पौधे वहाँ जीवित रह पाते हैं। ये एक प्रकार से पारस्परिक निर्भरता बताई गई है इसमें। इस पारिस्थितिक अनुकूलन को वनस्पति कई प्रकार से करती है। वृक्ष अपनी ऊंचाई को घटा बढ़ा लेते हैं या आकार में परिवर्तन करते हैं, पत्तियों को छोटा बड़ा करते हैं, या आर्द्र प्रदेश में वृक्ष अपनी पत्तियां चौड़ी करते हैं या शुष्क प्रदेशों में अपनी पत्तियों को छोटा कर लेते हैं, कांटे धारण कर लेते हैं। तो ये अनुकूलन के उदाहरण है वनस्पति किस प्रकार से।
आगे हम देखते हैं कि ब्लास और पुंज ने भी इस प्रकार इन बातों को जो है वो पुष्ट किया है कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे वनस्पति, जंतु और मनुष्य होते हैं, उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सब ही अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। तो कुल मिला के वही बात इसमें आ रही है। आगे देखते हैं हम कि प्रत्येक देश में बहुत से विभिन्न प्राणी रहते हैं जो कृत्रिम रूप से पड़ोसी बने थे, परंतु धीरे धीरे उन सब में एक दूसरे के प्रति समायोजन करके अपनी सबकी एक मिलीजुली साधारण सत्ता स्थापित कर ली है। वनस्पति को देखने से ज्ञात होता है कि उनमें विभिन्न प्रकृति के पौधे हैं, जैसे कुछ छोटी नस्ल के, कुछ बड़ी नस्ल के, कुछ कांटेदार। पशुओं को देखने से भी ऐसा ही ज्ञात होता है कि उनमें विभिन्न वर्गों के पशु हैं, जैसे कुछ देसी हैं, कुछ बाहर से लाए गए हैं, कुछ की आयु बहुत छोटी, कुछ केवल एक ही दिन जीवित रहते हैं और कुछ दीर्घजीवी होते हैं, कुछ घुमक्कड़ होते हैं और कुछ पड़े रहने वाले। इस प्रकार किसी प्रदेश में मनुष्य के भी विभिन्न नस्ल के लोग होते हैं, कुछ छोटे कद के, कुछ बड़े, कुछ मोटे, लंबे, पतले, कुछ हो सकते हैं, परंतु इन सबसे वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लिया है। ये बात यह है कि वहाँ पाए जाने वाले जैविक तथ्यों में आंतरिक रूप से विभिन्नता देखने को मिल सकती है, लेकिन वे सभी अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करके अपने आप को वहाँ बनाए हुए हैं, अपने अस्तित्व को वहाँ बनाए रखते हैं। किसी प्रदेश की स्थिति, भूमि की बनावट, ढालों की ऊंचाई नीचाई, जलवायु, वनस्पति आदि तथ्यों से भी वो प्रभावित होती है। लास ने अपनी पुस्तक एजेंट की भूमिका में समझाया था कि एक देश की राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ ही होता है, उसके बिना वह अधूरा है। इस प्रकार से उन्होंने समझाने का ये प्रयास किया है। छोटे से छोटा भौगोलिक अध्ययन जिसका उद्देश्य संपूर्ण पर विचार करना है, केवल अलग अलग तथ्यों के विचार तक सीमित नहीं रहता। उदाहरण के लिए कोई गांव या नगर अपने आप में स्वतंत्र इकाई नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में दृष्टांत दिया था कि भीलवाड़ा में होने वाली जो वायुमंडल का लेवल है, यानी कि वहाँ का वायु प्रदूषण है, वो आपको प्रभावित कर सकता है। आपके आसपास के जो कोई गांव हैं वो अकेले अपने आप पे उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। रोज़ उनके लोगों का संबंध आपके यहाँ बनेड़ा से जुड़ा होता है और वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर के तमाम जो गांव की क्रियाएं हैं वो सीधे यहाँ से, भीलवाड़ा से और बड़े नगरों से आपस में पारस्परिक रूप से जुड़ी होती है। अर्थात कोई भी एकाकी गांव अपने आप में संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके अकेले का कोई महत्व नहीं रह जाता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसमें भिन्न भिन्न भाग परस्पर संगठित हैं। इस विचार को ब्लास ने भी प्रमुखता से रखा है और इस सिद्धांत का सार ये है कि वातावरण के सभी तथ्य, चाहे वे प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक, एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये एक दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके संदर्भ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 7 उदाहरण जो दिए हैं ब्लास ने, तो ये हैं जलवायु प्रदेश के निर्धारण में। जैसे कि जलवायु का जो किसी जलवायु प्रदेश का जो निर्धारण होता है उसमें देखो सूर्य तप की भूमि का है और वहाँ का अक्षांशीय स्थिति कैसी है, पृथ्वी की गति, सूर्य की किरणें, तिरछापन, धरातल, समुद्र तल से वहाँ की ऊंचाई, समुद्र से दूरी आदि कारक किसी प्रदेश के जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो अकेले में अपने आप को निर्धारित नहीं होती, बहुत सारी कारकों से आपस में जुड़ी हुई है। नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान है वो केवल नदियों का ही योगदान नहीं है, वहाँ की चट्टानों की प्रकृति है, ढाल है और बहाव की दशाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसी प्रकार वनस्पति प्रदेश है तो वनस्पति वहाँ की मिट्टियों पे भी डिपेंड होती है, न कि केवल वनों पे सीधा है। किसी प्रदेश में किसी प्रकार के पशु पाले जाते हैं तो ये वहाँ की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और मानवीय आवश्यकताओं पर डिपेंड करते हैं। कृषि फसलों का निर्धारण वहाँ की आवश्यकताएँ क्या हैं, जलवायु क्या है, भोजन की आदतें क्या हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा, ये डिपेंड करता है वहाँ की एग्रीकल्चर जो फसलें हैं उसके लिए मानव की भोजन करने की आदत या भोजन का प्रतिरूप क्या है, ये मानव का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, भूमि क्या है, जीव जंतु कैसे हैं, ये सब चीज़ें। और धरातल पर जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व है जो है, ये जो वितरण है जनसंख्या का वो उस क्षेत्र की भूमि कैसी है, धरातल कैसा है, पानी की उपलब्धता कैसी है, जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या कृषि संगठन कैसा है, इंडस्ट्री कैसा है, व्यापारिक संस्थान और व्यापारिक गतिविधियां कैसी हैं, इन सब का संयुक्त परिणाम होता है कि किसी प्रदेश में कैसी जनसंख्या कितनी ज़्यादा मात्रा में रहेगी या कम रहेगी, ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के हमने अभी जो सिद्धांत देखा है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। मैं समझता हूँ जहाँ तक आपको इस सिद्धांत काफ़ी अधिक मात्रा में समझ में आया होगा।
इसके बाद एक सिद्धांत का अब हम जिक्र करेंगे जो अगले वीडियो में हम